नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। यहाँ पहली बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई होगी, जहां मरुभूमि में हरियाली वाला बजट पेश हुआ है। दूसरी बड़ी खबर हाथरस हादसे को लेकर के है, जिसमें मायावती ने एसआईटी जांच रिपोर्ट पर सवालिया निशान खड़े किए। वहीं तीसरी बड़ी खबर पटना से है, जहां सीएम नीतीश कुमार ठेकेदार के पैर छूने को बेताब नजर आए। और चौथी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां हिट एंड रन मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वहीं पांचवी बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई होगी, जहां राजधानी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो इस 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आज राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना पहला बजट पेश किया। वहीं दूसरी खबर हाथरस मामले से जुड़ी हुई है और तीसरी खबर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई होगी। चौथी खबर हिट एंड रन केस मामले में नया मोड़ सामने आया। और पांचवी और आखिरी खबर, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत की तस्वीरें साफ देखी जा रही हैं। और चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट के दौरान कहा कि संकल्प पत्र की 45% घोषणाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया। जल जीवन मिशन योजना हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। ईआरसीपी के पहले चरण का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। अब 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य भजनलाल सरकार ने रखा। वित्त मंत्री ने बजट में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा भी की है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी भर्तियां सरकार के ऐसे शासनकाल में होंगे और इसके अलावा युवा नीति भी लाई जाएगी। 10 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर राजस्थान में 25 लाख घरों को नल जल कनेक्शन दिया जाएगा और इसके अलावा 2 नए सोलर पार्क भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि 2 लाख घरों को नए बिजली कनेक्शंस भी दिए जाएंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अब जिस तरह से आज बड़ी सौगात राजस्थान की जनता को भजनलाल सरकार की तरफ से पेश की गई, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पूरा बजट पढ़ा और तमाम जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए लेकर के आए हैं। यानी कि सरकार का पूरा कहना है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और हम जनता के लिए विशेष काम भी कर रहे हैं। बजट में क्या कुछ इस बार खास रहा है, इसका जिक्र कीजिएगा राहुल। बिल्कुल, आज भजनलाल सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज बजट पेश किया है और जिस तरह का बजट से लेकर लोगों को एक उम्मीदें थी, तो काफी हद तक बजट उनके अनुकूल भी रहा है। बात करें अगर बजट में क्या क्या जो घोषणाएं हुई है उनकी, तो जो लखपति दीदी योजना बनाने की जो काव्य थी वो भी शुरू की गई है और साथ में युवाओं के लिए भी बजट में काफी कुछ दिया गया है। साथ ही ऊंट पालकों के लिए जो 10,000 रुपए उन्हें मिलते थे ऊंट पे, उनको अब 20,000 बढ़ा, यानी 10,000 बढ़ा दिए गए, 20,000 हो गए। इसके साथ और भी इन्होंने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसान वर्गों के लिए, युवाओं के लिए काफी उन्होंने इस बजट में काफी कुछ उम्मीदें थी और उनके अनुरूप कुछ राहत मिली है। और अभी बजट को लेकर जो घोषणाएं हुई है, कितना ये धरातल पे काम करेगी ये आने वाला टाइम बताएगा। पेंशनर्स को भी बड़ी राहत, जिसका इंतजार राजस्थान के लोग कर रहे थे, बुजुर्ग वर्ग कर रहा था। बिल्कुल, हाँ, बात करें बुजुर्गों के लिए तो पेंशनरों के लिए भी काफी अच्छा इसमें रहा है और मेडिकल पॉलिसी उनकी बढ़ाई गई है। साथ में जो राहत दवाएं और जो निःशुल्क इलाज था उनको भी कैटेगरी बढ़ाई गई है और साथ में जो दायरा था, उनकी जो पेंशन का दायरा वो भी काफी उनको थोड़ी राहत दी गई है, बढ़ाई गई है राहत। जी ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मरुभूमि में बड़ा बजट भजनलाल सरकार का पेश किया जा चुका है। तमाम योजनाएं जनता के लिए सरकार लेकर के आई है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हाथरस की घटना को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से बाबा सूरजपाल के खिलाफ आवाज उठाई है। साथ ही एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े किए। ये बात मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कही है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है, किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है और ये दुखद है। मायावती ने आगे लिखा कि इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों के चिंताओं का कारण बनी हुई है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय भी है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, अब जिस तरह से हाथरस मामले को लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि इस मामले पर राजनीति हो रही है, हालांकि चाहे सरकारों ने पहले कहा और विपक्षी दलों ने कहा कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये दुखद मामला है देश के लिए, लेकिन लगातार राजनीति और इन सब के बीच मायावती ने भी सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, भोले बाबा को क्लीन चिट लेने को लेकर के। ये गरिमा, जब से ये हाथरस का कांड हुआ है तब से विपक्षी नेता जो है लगातार इस पे वार कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव पहले ही घेर चुके हैं, राहुल गांधी घेर चुके हैं। उसके बाद अब ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड में इंक्वायरी को लेकर जो विशेष टीम का गठन किया गया था एसआईटी पर, उस पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट के जरिए पोस्ट किया है और कहा है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो गंभीरता के हिसाब से नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। मायावती ने यह भी लिखा है कि जो मुख्य आयोजक था सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की भूमिका है जो एसआईटी क्यों खामोश है, उस पर चिंता का ये कारण है और सूरजपाल पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उसको क्लीन चिट देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी और हादसे में करीब 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल थे। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया था और जांच के आदेश भी दिए थे। हाथरस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई भी की। सिकंदराबाद तहसीलदार क्षेत्र जो 6 अधिकारियों को दोषी माना और 6 अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया है। इसके अलावा जो एसआईटी की टीम है उसने पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की और जो नारायण साकार हरि की बात जो जिक्र किया जा रहा है रिपोर्ट में, हाथरस के जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन की जवाबदारी जो है वो तय की गई और 2 सदस्यीय जो जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी उसमें साजिश से इंकार भी किया था। ऐसे में गहन जांच की जरूरत है और रिपोर्ट में ये भी कहा है कि हादसा जो था या वो आयोजकों की लापरवाही से हुआ है। भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया और रिपोर्ट में ये भी था कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और जो है उसको जो बाबा है भोले बाबा उसको क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये अब जो है ये जो विपक्षी पार्टी है, अब मायावती ने ये एक्सपर्ट ट्विटर पे पोस्ट करके उनपे वार किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर बाबा को क्लीन चिट देने का मतलब क्या था, बाबा का रिपोर्ट में नाम क्यों है और जो ये लापरवाही की गई उसको आयोजकों को ही क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी उन पर कार्रवाई की गई लेकिन बाबा को क्लीन चिट क्यों दी गई? जी गरिमा। वंदना जी, जिस तरह से बाबा के क्लीन चिट को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखा जा रहा है, तो क्या इन सब के बीच एसआईटी के जो तमाम अधिकारी थे क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, क्योंकि 900 पन्नों का ये रिपोर्ट था जो सरकार को भेजा गया था जिसमें एसडीएम सीओ समेत 6 अफसरों को भी बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन बाबा को क्लीन चिट, तमाम तरह के सवाल और जनता के मन में वो जो परिजन है 121 लोगों की जिनकी मौत हुई उनके परिजनों के मन में भी तमाम तरह के सवाल हैं। जी देखिए गरिमा, क्योंकि घटना के बाद ही तुरंत योगी आदित्यनाथ ने जो एडीजी जोन थे आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की अध्यक्षता में 2 टीम का गठन किया था एसआईटी का। उसके बाद पूरी जो जांच की जिम्मेदारी थी उनको दी गई थी और करीब 125 लोगों का जो वहाँ पे जो मौजूद थे, साक्षी थे, जो उनका बयान भी दर्ज किया गया था और आयोजकों को भी पकड़ के उनकी भी पूछताछ की गई और तमाम लोगों को गिरफ्तार भी, 6 लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है। और उन्होंने जो अपना 900 पन्ने का जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें जो किसी भी साजिश से इंकार भी कर दिया था और ये भी कहा था कि साजिश नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते, इसकी भी जांच होगी। रही बाबा की, जी बाबा का स्टेटमेंट आया, बाबा ने इससे दुख भी जाहिर किया, लेकिन कहीं जो भी गलतियां हुई वो प्रशासन की गलती थी क्योंकि बाकायदे जो भी सत्संग किया गया था वो परमिशन लेके किया गया था, तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी बनती थी वो प्रशासन की बनती थी। अगर वो परमिशन दे रहे हैं तो उचित समय पे जाके जहाँ पे सत्संग जहाँ पे घटना स्थल था वहाँ पे जाके उनको मुआयना करना चाहिए था और जो अपने वरिष्ठ अधिकारी हैं, इतना बड़ा सत्संग किया जा रहा था, इतने ज्यादा लोग वहाँ पे आने वाले थे, तो वहाँ जाके उनको जांच पड़ताल करनी थी, मुआयना करना था और यहाँ पे आयोजकों को भी जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उचित गाइडलाइन तैयार नहीं की गई थी यातायात को लेकर। और उसके बाद जो पार्किंग की व्यवस्था थी, 3 किलोमीटर के दायरे में पूरी गाड़ियां फैली थी जहाँ से लोग निकल नहीं पाए और भगदड़ हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ। ठीक है वंदना जी, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मायावती ने तमाम तरह के सवाल हाथरस को लेकर के सरकार से किया है। चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चाओं में है। पटना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने एक ठेकेदार के पैर छूने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पथ निर्माण विभाग के एक कार्यक्रम में गंगा पथ के एक हिस्से का उद्घाटन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने
ने राघोपुर पुल के निर्माण कार्य में देरी की बात सुनकर नाराजगी जताई। पटना में आयोजित गंगा पथ के गायघाट से कंगन घाट तक के हिस्से के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से राघोपुर पुल के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में पूछताछ की। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अक्टूबर तक पुल का काम पूरा हो जाएगा और इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि से भी पूछा कि क्या काम समय पर पूरा हो जाएगा। प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि अक्टूबर तक पुल का काम पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि राघोपुर की तरफ सड़क का काम जून 2025 तक पूरा हो पाएगा। हाथ जोड़ पैर छूने के लिए मुख्यमंत्री उठ गए। पुल के निर्माण कार्य में देरी से नीतीश कुमार नाराज नजर आए। तो लगातार बिहार में यह भी देखा जा रहा है कि पुल बारिश की पहली ही लहर में पुल गिरने का, पुल ढहने का मामला सामने आया है और इससे ऐसा पहली बार नहीं है कि 2024 में इस मानसून के दौरान इस तरह की चीजें सामने आती हैं। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती है और बिहार में जिस तरह से पुल का निर्माण होता है उस पर तमाम तरह के सवाल लगातार खड़े भी किए जाते रहे हैं। और अब इन सब के बीच ये वीडियो सामने आया है नीतीश कुमार का, जहां वो नाराजगी ठेकेदार से इस तरह से थी कि उन्होंने कहा कि आप कहिए तो हम आपके पैर भी छू लेते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं। तो इस तरह की चीजें और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का जमकर वायरल भी हो रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लगातार देखा जाता है कि बिहार में जो पुल का मामला है, इस मुद्दे को लेकर के तमाम तरह के सवाल प्रशासन पर, सरकार पर खड़े किए जाते हैं, घटिया निर्माण होता है और अब इन सब के बीच ठेकेदार के पैर छूने का एक पूरा वीडियो नीतीश कुमार का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, नाराजगी जाहिर इस तरह से नीतीश कुमार ने की है। पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं। में वो मुख्यमंत्री पहुंचे थे, गायघाट से कंचन घाट तक का उद्घाटन कर रहा था। इसके करने के पूर्व ही एक ठेकेदार ने उनका पैर छूने के प्रयास किया, जिस कारण से उन्होंने नाराजगी जताई। यहाँ नहीं, नाराजगी यहाँ तक नहीं जताई, वहाँ के पथ निर्माण वो सचिव को भी इस मुद्दे पर फटकार लगा दी और यही कारण है कि थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब हुआ। रह गई बात जिस तरह से यहाँ बिहार में आए दिनों पुल पुलिया का जो ध्वस्त होने का जो आ रहा है, इन बातों को लेकर थोड़ी सी काफी चर्चा नहीं है, बल्कि एक्टिव है प्रशासन, ताकि फिर पुनः ऐसी घटना न हो। तो लगभग बार बार इस तरह की घटना होने से प्रशासन का छियाल लेदर होता है, यानी प्रशासन की किरकिरी होती है। इन बातों को लेकर एक मुख्यमंत्री ने हमेशा अब एक नई गाइडलाइन दिया है कि कोई भी पुल पुलिया का निर्माण हो तो वहां एक वरीय पदाधिकारी समकक्ष रह के उसकी देखरेख करे। इन बातों को लेकर इस तरह का जो काम हो गया पैर छूना, तो उनको कहीं न कहीं लगा कि ये ठीक बात नहीं है, जिस कारण से उनकी कड़ी फटकार भी लगाई। रह गई बात जिस तरह से कि राघोपुर पुल निर्माण के कार्य में विलंब होने पर सीएम ने भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम अच्छी बात नहीं है, जो जिसका समय निर्धारित है वो समय निर्धारित के काम अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आए दिनों जिस तरह से पुल पुलिया का हमेशा कुछ न कुछ परेशानी रही है। ये परेशानी मीन्स की है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो कभी ध्वस्त हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। तो इस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है, और गंभीर नहीं बल्कि एक अलग से आदेश दिया है। पथ निर्माण विभाग मंत्री को भी आदेश सीएम ने कहा है कि जो भी पुल पुलिया का निर्माण अगर होता है तो उसकी अपनी निगरानी हो और उस वहां की हर पल की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इन बातों को लेकर जिस तरह से आए दिनों में ये पुल पुलिया का बात हो रही है, तो आम जनता को भी लगता है कि नहीं, इस तरह की घटना घटित न हो। जी ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुल के निर्माण को लेकर के नाराज नीतीश कुमार नजर आ रहे थे और जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अब चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार में हुए हिट एंड रन मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया। प्रथम दृष्टया जो हिट एंड रन का केस लग रहा था वो पूरी तरह से मर्डर में अब तब्दील हो गया है। पुलिस ने बताया कि जांच में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पता चला है कि एक हत्या के पीछे एक खतरनाक साजिश थी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो सड़क दुर्घटना हिट एंड रन का मामला लग रहा था, उसकी शुरुआती जांच करते समय ही जांच अधिकारियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मृतक 24 वर्षीय दीपक को जो चोटें आई थी वो वाहन से टक्कर खाने से होने वाली चोटों से मेल नहीं खा रही थी और इसी वजह से जांचकर्ताओं को मामले को और गहराई से खंगालना पड़ा। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि सबूतों और चश्मदीदों के बयानों की जांच करते हुए जांचकर्ता 2 संदिग्धों अमित और धीरज तक पहुंचे हैं। उन्हें बाद में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मोहन
गार्डन से पकड़ लिया गया। पूछताछ में एक संदिग्ध ने बताया कि उसने दीपक को 60,000 रुपए उधार दिए थे, जो दीपक वापस नहीं कर रहा था और इसीलिए उन्होंने उसे मारने की साजिश रची। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, अब जिस तरह से ये पूरा मामला बदलता हुआ नजर आया हिट एंड रन का, लोग इसे समझ रहे थे कि एक सड़क दुर्घटना है और इसके बाद इसे लेकर के तमाम जांच सामने आ रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से मर्डर में बदलता हुआ नजर आया। एक बार पूरे मामले का जिक्र कीजिएगा और जिस तरह से आरोपियों के स्टेटमेंट सामने आए हैं उनका क्या कुछ कहना है और प्रशासन के अधिकारी ने इससे लेकर के क्या कुछ स्टेटमेंट दिए हैं अब तक। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से जब ये मामला सामने आया था और अभी 2 दिन पहले की ही ये बात है और जिस तरीके से हमने भी जब इस खबर को देखा, जो विजुअल्स देखे, तो यही लग रहा था कि ये पूरा मामला जो है वो सड़क दुर्घटना का है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें मिलती भी रहती है। लेकिन जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे वो पहली नजर में ही ये बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ी जरूर है। और देखिए अब हुआ भी वही, ये जो पूरा हिट एंड रन का ये जो मामला था अब भी मर्डर में तब्दील हो गया है। और जो अधिकारी जांच कर रहे थे, पुलिस अधिकारी, उनकी तरफ से भी अब स्टेटमेंट जो है, ऑफिशियल स्टेटमेंट वो सामने आ गया है और वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी है। और जैसे जैसे हमारी जांच जो है वो आगे बढ़ी, जांच पेश होने लगी, तो हम जो आरोपी है उन तक पहुंचे, हमें उनके ऊपर जो है वो शक था। और जब वो उन आरोपियों तक पहुंचे तो एक संदिग्ध ने खुद ही ये कबूल कर लिया कि ये जो पूरा मामला था वो पैसे के लेन देन का था। जो दीपक जिसकी मृत्यु हो गई थी हिट एंड रन केस में, उसको 60,000 रुपए जो है वो दिए गए थे और दीपक जो है वो लगातार टाल मटोल कर रहा था, वो पैसे नहीं दे रहा था। तो ये पूरा प्लान जो है उन 2 लोगों ने मिलकर किया, पूरी प्लानिंग बनाई गई कि किस तरीके से उसको मौत के घाट जो है वो उतारा जाए। और तुगलकाबाद के पास जो है एक कच्चा रास्ता है, वहां पर उसको बुलाया गया दीपक को, जिसकी मौत हो गई है, और वहां पर जो है आपस में बहुत झड़प हुई और उसकी जो है मृत्यु कर दी गई। ये अधिकारी जो है वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। तो ये जो पूरा जो सड़क दुर्घटना का मामला दिख रहा था, ये पूरा मर्डर में तब्दील हो गया। और हालांकि अभी भी पुलिस अधिकारियों की जो जांच है वो और तेज हो गई है। वो ये भी जो है खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि पैसे के लेन देन के अलावा पुलिस को ये भी शक है कि हो सकता है कि कोई और मामला भी। ठीक है तनु, आगे भी इस पूरे मामले पर अपनी तेज नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब हिट एंड रन केस में नया मामला, नया मोड़ सामने आ चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालात खराब हैं। बुधवार को राज्य के चमोली जिले में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इसका दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया। टनल के पास सड़क पर मलबा गिरने से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के चलते राज्य में 3 लोगों की मौत भी हुई है। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया है कि लैंडस्लाइड के मलबे से 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते अब भी बंद पड़े हैं। वहीं असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के स्तर से नीचे आ गया है। राज्य में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है और 26 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर लगभग 17.17 लाख हो गई है। हालांकि मंगलवार को 7 लोगों की मौत भी हुई और अब तक बाढ़ बारिश में 92 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में 34 साल बाद अब 2024 में सामान्य से अधिक बारिश हुई। बीते कई सालों में उत्तराखंड में मानसून के पहले हफ्ते में इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी इस बार हुई है। कुमाऊं के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई घरों में पानी और मलबा भी घुस गया और दरक कर पहाड़ गिर जाने से कई सड़कें भी बंद हो गई है। उत्तराखंड में इस समय 200 से ज्यादा सड़कें पहाड़ दरकने के कारण बंद पड़ी हुई हैं और भारी बारिश से कुमाऊं मंडल के नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जिलों में बीते भारी बारिश दर्ज की गई। और इसी खबर पर चमोली से हमारे सहयोगी नीरज कंडारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नीरज, अब जिस तरह से पहाड़ दरकने की ये तस्वीरें भी हम लगातार विजुअल्स में देख रहे हैं और कई जो रास्ते हैं, नेशनल हाईवेज बंद हैं, इस वक्त प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से रास्तों को खाली भी कराने की कोशिश की जा रही होगी और कितने जो गाँव के कनेक्शन है वो कट गए हैं इस वक्त? जी गरिमा, इस समय एक बड़ी खबर मैं आपको जोशीमठ बद्रीनाथ धाम से दे रहा हूँ कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पाताल गंगा में लंगसी जो टनल है उसके समीप एक भारी चट्टान गिरने से यहाँ पे जो मोटर मार्ग बंद हुआ है। वहीं जो चारधाम की यात्रा इन दिनों यहाँ पे चल रही है, तो यात्रा को जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं जो बद्रीनाथ विधानसभा में जो आज उपचुनाव का मतदान चल रहा है, तो ऐसे में जो मतदान कर्मी होंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद मतदान यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और उसके लिए भी
प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था बनाएगा, क्योंकि पोलिंग पार्टियों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की बात यहाँ पे प्रशासन कर रहा है। जिस तरह से चट्टान गिरी है, और कल की जो हमने एक रिपोर्ट कल दिखाई थी टीसीसी जोशीमठ टीटीसीसी के समीप एक भारी चट्टान यहाँ पे गिरी थी, वो अभी तक नहीं खुदी थी। और दूसरी तरफ पाताल गंगा में आज यहाँ पे एक बड़ी स्लाइडिंग हुई है, एक बड़ी चट्टान यहाँ पे टूटी है। तो ऐसे ही अगर पूरे उत्तराखंड की बात करो, तमाम सड़कें यहाँ पे बंद चल रही हैं, क्योंकि मानसून सत्र है। मानसून सत्र में लगातार जो बड़ी स्लाइडिंग यहाँ पे होती जा रही है। जी गरिमा। ठीक है नीरज, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भारी बारिश से उत्तराखंड के हालात बिगड़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं और कई नेशनल हाईवेज भी बंद हो गए हैं। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।